आवाज सर कुलपति महोदय का आवाज की अब जो जी जी माइक शायद सर, माइक आवाज म्यूट सर आ जाए नहीं आ सर। रही है। हाँ, कुल हो गया। हाँ प्रणाम ठीक सर। है। जी हाँ जी प्रणाम 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 सबको सर। प्रणाम। हाँ हाँ जी प्रणाम प्रणाम सर। सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर। प्रोफेसर सतीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। सर राणा सर, शुरू किया हाँ जाए। हाँ सुन। सर्वप्रथम मैं कुलपति महोदय को प्रणाम करता हूं, प्रोफेसर सतीश कुमार सर को प्रणाम करता हूं। आज भारत सरकार के सहयोग से एवं भारत सरकार के प्रेरणा से हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी का आज उनके पुण्यतिथि की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक और उन्होंने एक पूर्ण विकसित स्वराज की परिकल्पना की थी। उन्होंने जो गीता रहस्य का अनुवाद किया, गीता रहस्य पे उन्होंने जो टीका लिखा, वह मार्गदर्शन किया, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि दर्शन से ही किसी भी राष्ट्र की गति निर्धारित होती है। जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म ने अमेरिका और अन्य देशों को काफी प्रभावित किया, उसी तरह गीता का दर्शन आज पूरे भारत को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए उन्होंने निष्काम कर्म योग और राष्ट्र निर्माण के लिए गीता रहस्य जैसी पुस्तक का लेखन किया। इसके बाद वो शिक्षा से भी जुड़े रहे, कई सारी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं को उन्होंने जन्म दिया और उससे जुड़े रहे। वे गणित के प्रख्यात विद्वान थे और इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक आज नए भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। उनकी भूमिका को आज पूरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी युगों युगों तक याद करेगी। बाल गंगाधर तिलक गांधी के भी उतने ही प्रिय थे, नेहरू के भी उतने ही प्रिय थे और भारतवर्ष के एक एक नौजवान के हृदय की धड़कन थे। अब मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, वे नेशनल कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्किल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, फॉर्मर मेंबर सिंडिकेट फाइनेंस कमेटी सीनेट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फाइनेंस कमेटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज, और उनकी विशेषज्ञता है भारतीय राजनैतिक चिंतन, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीयन थॉट पे। प्रोफेसर सतीश कुमार आज भारत के जाने माने राजनीतिक चिंतक हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे बीच अपना व्याख्यान देने के लिए अपनी सहमति दी है। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी को नमन करता हूं। आज हमारे बीच हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, जो यहां आने से पूर्व बड़े बड़े महत्वपूर्ण एकेडमी इसके बाद डीन सोशल साइंस 2 विश्वविद्यालयों में सांची विश्वविद्यालय, इंडिक एंड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सांची और जम्मू विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालयों में वो संकायाध्यक्ष के पद पे सुशोभित रहे हैं। एक्स विभागाध्यक्ष, फॉर्मर विभागाध्यक्ष हैं जम्मू विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन विभाग, संस्थापक हैं इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, और इस तरह न जाने इसके बाद एक कॉमन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो एक योगी रहे हैं, उसके सदस्य रहे, मानित सदस्य रहे। भारतीय एकेडमिक्स को क्या कुछ नहीं दिया। आज उनकी अध्यक्षता में
यह व्याख्यान होने जा रहा है। अब मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी से सादर आग्रह करता हूं कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। प्रोफेसर सतीश कुमार जी। धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है प्रॉपर आप लोगों को ना? हेलो सर, मिल रही है। हाँ ठीक है, मिल रही है सर। ओके। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी, श्रीकांत जी, अनिल जी, अन्य सभी इस वेब समागम में जुड़े हुए विद्वज्जन, सभी अन्य शोधार्थी, विद्यार्थी, आज मैं सबसे पहले पुण्यतिथि की शताब्दी है आधुनिक भारतीय राष्ट्र निर्माण के एक मसीहा और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद, विशेष करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना के अग्रणी संवाहक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, उन्हें मैं इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं। मैं काशी से आप सब से मुखातिब हूं। भगवान शंकर की नगरी है। शंकर के पास बहुत कुछ भौतिक दृष्टि से तो होता नहीं, भस्म बबूद बागंबर मृगशाला यही उनकी पूंजी है। लेकिन शिव की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो होती है शिव का शिवत्व। और कहते हैं कि काशी का कंकर भी शंकर होता है, तो काशी का एक निवासी होने के नाते अगर उसका कड़वात्र भी मुझ में है तो मैं उसे अंजलिबद्ध करके माननीय कुलपति महोदय और आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका काशी से अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रवाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस विषय पर मुझे आप सबका निर्देश हुआ था आप सब के बीच एक विमर्श प्रस्तुत करने का। ये राष्ट्रवाद की, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की का जो प्रवाह है वो भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलनों से प्रस्फुटित होता है। सारी दुनिया में एक राजनीतिक अवधारणा के साथ राष्ट्रवाद का अभ्युदय आधुनिक युग की देन रहा है। पश्चिम में भी नवजागरण के आंदोलन के बाद राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद के एक राजनीतिक स्वरूप की परिकल्पनाएं, उसकी वैचारिकी साकार रूप लेने लगती। भारत में यह बात सही है कि राष्ट्र को जोड़ने वाली सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बड़ी गहरी और पुरानी थी। शंकराचार्य जी महाराज दक्षिण भारत से निकले, देश के 4 छोरों पर 4 पीठें स्थापित कर दी। चारों धाम की यात्रा करने वाला ये मान के चलता था कि उसका जीवन धन्य हो गया, इससे बड़ा कोई पुण्य जीवन में हो नहीं सकता, उसकी सीट तो स्वर्ग में रिजर्व हो गई। दक्षिण से आदमी काशी आता था और गंगा में एक डुबकी लगाता था, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता था, यहां से गंगा जल भर के ले जाता था और रामेश्वर का अभिषेक कर लेता था, तो वो भी मानता था कि जीवन में इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की सांस्कृतिक चेतना का वजूद लंबा था। लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि 500 से ज्यादा राजे रजवाड़े अपनी अपनी संप्रभुताएं चलाते थे और एक दूसरे से टकराते थे। ये ज्यादातर समय भारत के इतिहास का एक यथार्थ है कि वो एक दूसरे पर अपनी तलवारें लेके दौड़ा करते। ये
राजनीतिक चेतना के भी साथ, राजनीतिक लोक चेतना के साथ राष्ट्र की परिकल्पना एक साकार रूप ले, इसकी शुरुआत भारतीय नवजागरण के आंदोलनों के साथ होती है और उसे एक उत्कर्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे उनके बाद गांधी एक राष्ट्रीय फलक पर उकेरने का काम करते हैं। भारतीय नवजागरण अंग्रेजों के आने के बाद वो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। अंग्रेज व्यापार करने आए, लेकिन हमारे पिछड़ेपन का, हमारे मध्ययुगीन प्रवृत्तियों का, हमारे अंधविश्वास युक्त सामाजिक परिस्थितियों का, तमाम सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ समाज था, उसकी कमजोरियों का, इन सब का लाभ उठा करके धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सत्ता की छतरी वो फैलाते चले जाते। कोई आता है, किसी से नई मुलाकात होती है, तो उसके साथ बहुत सारे इंप्रेशन आते हैं। अंग्रेज आए तो उनके साथ भी नई संस्थाएं भी आती हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, और उनके साथ नई वैल्यूज भी आती हैं, जो नई मॉडर्न वैल्यूज थी, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की, संसदीय संप्रभुता की, लोकतांत्रिक भाव की, विधि के शासन की, तमाम ऐसी नई मान्यताओं से हम मुखातिब होते हैं। जब कोई नया मिलता है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है। मैं आपके बीच आज विमर्श के लिए उपस्थित हूं, तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया संभव है कि आपको अच्छा लग सकता है और आपको नहीं भी अच्छा लग सकता है। ये दोनों नैसर्गिक स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होगी। रास्ते में कोई मिल जाता है तो ये भी भाव आता है, क्या बात है, आपसे मुलाकात हो गई, और ये भी होता है कि कहां से ये आदमी मिल गया। तो अंग्रेजों के प्रति भी और उनके माध्यम से आने वाली संस्थाओं और मूल्यों के प्रति भी ये दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती। एक प्रतिक्रिया तो ये होती है कि चलो अच्छा है, ये लोग आए तो इनके साथ कुछ नए अच्छे आधुनिक मूल्य आ रहे हैं, जिनके फोकस में, जिनकी रोशनी में हम अंधविश्वासों से बाहर निकल सकते हैं, हम कुरीतियों से बाहर निकल सकते हैं, हम सुधार ला सकते हैं अपनी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में, उन कमियों से बाहर निकल सकते हैं जिनकी वजह से हम पराभव का शिकार हुए और पराधीनता का शिकार हुए। इसे आप कह सकते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड, सुधारवादी चेतना जन्म लेती है नवजागरण के आंदोलनों के रूप में। बेशक राजा राम मोहन राय जैसे लोगों से शुरुआत होती है, पति तो मर गया था, अपनी बीमारी से कैंसर हो गया था या कुछ और हो गया था उसे, लेकिन स्वस्थ हट्टी कट्टी पत्नी श्रृंगार करा करके उसके साथ जलती हुई चिता पर धू धू जल जाने के लिए बिठा दी जाती थी। एक क्रूर जघन्य हत्या, लेकिन ढोल नगाड़े बजते थे और फिर उसका चौरा बनता था, सिंदूर और माला फूल चढ़ता था, दुकानें सजती थी, मेले लगते थे। एक क्रूर और जघन्य हत्या का महिमा मंडल एक मध्ययुगीन मानस था, लेकिन आज वो कुरीति दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो उस सुधारवादी चेतना का भी महत्व था, उन सुधारवादियों का भी महत्व था। राजा राम मोहन राय उसकी बुनियाद में है कि आज वो प्रथा नहीं दिखाई देती। तो ये एक ट्रेंड आता है जिससे ये अप्रोच आता है कि हम इन नए मूल्यों के, आधुनिक मूल्यों के फोकस में कुछ रिफॉर्मेशन पहले कर लें, तब योग्यता और पात्रता अर्जित करें, फिर और अधिकार प्राप्त करने की बात करें। और फिर दूसरा ट्रेंड कि हमने किसी रिफॉर्मेशन के लिए
किसी सुधार के लिए इन अंग्रेजों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, उनकी सत्ता और उसकी संस्थाओं का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। हम अपने अतीत की तरफ मुड़ करके देखें, वहां बहुत कुछ है जो तर्कसंगत है, विवेक संगत है, गौरवशाली है, फिर से स्थापित किए जाने योग्य है। हम उसे पुनर्स्थापित करें। इसे आप कह सकते हैं पुनरुत्थानवादी चेतना, एक रिवाइवलिस्ट ट्रेंड। ये दोनों चेतनाएं नैसर्गिक थी, स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं से उपजी थी, और ये दोनों चेतनाएं साथ साथ आंदोलित स्वरूप में खड़ी होती हैं। बेशक समाज सुधार के आंदोलन पहले आते हैं। ये जो आंदोलन थे नवजागरण के या भारतीय पुनर्जागरण के, इनकी शुरुआत पश्चिम की तरह धर्म सुधार और समाज सुधार के क्षेत्र में पहले होती है, और राजनीतिक सुधार के उसके परिणाम बाद में सामने आते हैं। और जब राजनीतिक सुधार का दौर आता है तो राजनीतिक संस्थाएं भी आने लगती हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी बनी विभिन्न क्षेत्रों में देश के, लेकिन एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में बेशक इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले आती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर हम देखें तो उसके भीतर भी ये दोनों चेतनाएं साफ साफ काम करती हुई दिखाई देती हैं। इतिहास में एक को हम नरम दल के रूप में जानते हैं, जो उस रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड की बुनियाद पर खड़ी हुई चिंतन धारा थी, जिसको हम लिबरल्स कहते हैं, या उदारवादी राष्ट्रवाद, और आगे चल करके नेहरू और गोखले जैसे लोगों के साथ आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना तक वो धारा हमको लेकर के जाती। नेहरू जी मेंबर थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के, और भारत के भी एक बड़े नायक थे। नेहरू जी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इकोनॉमिक ड्रेन जो भारत का हो रहा था, आर्थिक संपदा और समृद्धि का जिस तरह से एक सुनियोजित साम्राज्यवाद की संरचना में अवनिष्क्रमण हो रहा था भारत से, यह सवाल खड़ा किया था कि एक निरंतर शोषण इस तरह से भारत का चल रहा है, और क्या आर्थिक दुर्दशा झेलनी पड़ रही है भारतीय समाज को। और उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक जांच कमीशन वेली की अध्यक्षता में बनाया था। वेली कमीशन, खुद नेहरू जी भी उसके मेंबर थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को सहमत किया था गवाही देने के लिए। और गोखले की गवाही जो वेली कमीशन के सामने थी, उसे हम भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव का पत्थर कह सकते हैं। तो एक वो प्रवाह था जिसे आप नरम दल के रूप में जानते हैं, और दूसरा गरम दल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक मराठा महानायक, और बिपिन चंद्र पाल। ये जो रिवाइवलिस्ट ट्रेंड था उसकी प्रतिनिधि धारा थी, जिसमें राष्ट्रीय चेतना जो नवजागरण के आंदोलनों के साथ खड़ी हो रही थी, उस चेतना में एक सांस्कृतिक चेतना का आग्रह इनके चिंतन में था। ये दोनों समानांतर प्रवाह थे, लेकिन दोनों एक ही राजनीतिक दल में थे, नरम दल भी और गरम दल भी। दोनों में कार्य पद्धतियों का बड़ा अंतर था। एक जो लिबरल्स थे, नरम दल वाले थे, वो संविधानवादी रीति नीति की बात करते थे, बड़ी लचर उदार कार्यशैली उनकी थी। 3 प, प्रार्थना, प्रतिवेदन, पुनर्विचार की अपील। कांग्रेस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मसलों पर चिंतन करना, विमर्श करना, प्रस्ताव पारित करना, प्रार्थना पत्र देना, प्रतिवेदन देना, पुनर्विचार की अपील करना, ये तौर तरीके उनके थे। संसद के भीतर गोपाल कृष्ण गोखले लीडर ऑफ अपोजिशन माने जाते थे नेशनल असेंबली में, और बिल्कुल बड़ा ओजपूर्ण और बड़ा गंभीर व्यक्तित्व था उनका।
बिल्कुल आवेश शून्य ढंग से, बड़ी प्रभावशाली ढंग से अपनी बातें वो संसदीय प्रक्रिया में रखने का महारत उन्हें हासिल था। लेकिन वो रीति नीति कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी वाली थी उन लोगों की। नैतिक राजनीति, आध्यात्मिक चेतना, ये वैशिष्ट था उस धारा का, जिसमें फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, और दूसरी तरफ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग थे, जो तिलक जी महाराज का आग्रह डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधी कार्रवाई का आग्रह रखने वाली धारा। एक डिफरेंस और था सुधारों को लेकर के। जैसा मैंने आपसे कहा कि सुधारवादियों का मत था कि जिन कुरीतियों के चलते, जिन बुराइयों के चलते हम पराभव और पराधीनता का शिकार हुए, अगर उनका निराकरण किए बिना हम राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार ले भी ले, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अचीव भी कर ले, तो हम उसे कंक्रेटाइज नहीं कर पाएंगे, उसे सुदृढ़ ढंग से हम उसको सजो के रख नहीं पाएंगे जब तक ये कमजोरियां होंगी हमारे समाज में। इसलिए उनके लिए समाज सुधार की प्राथमिकता और राजनीतिक सुधार उसके बाद। दूसरी तरफ तिलक जी महाराज जैसे लोगों का यह मानना था कि राजनीतिक सुधार पहले, समाज सुधार होता रहेगा, धीरे धीरे करेंगे हम, वो शनय शनय होगा, आगे चल करके धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ेगा। इसलिए प्राथमिकता रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को लेकर के प्राथमिकता का समाज सुधार पहले या राजनीतिक सुधार पहले, ये द्वंद्व गोखले का और तिलक का, दोनों पूना के थे, एक ही शहर के थे, दोनों बड़े लोग थे, दोनों देशभक्त थे। लेकिन तिलक जी महाराज को हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्र में स्वराज्य की लोक चेतना के सबसे अग्रणी संवाहक थे। उन्होंने जहां स्वराज्य की लोक चेतना का, आम आदमी के बीच उस चेतना का अलख जगाने वाली राजनीति की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में की, वहीं दूसरी तरफ वो भारत में जनाधारवादी राजनीति के प्रवर्तक थे। क्योंकि कांग्रेस का उस समय तक का जो स्वरूप था, वो स्वरूप एक विशिष्ट वर्गीय, एक एलिटिस्ट दल का स्वरूप था, जिसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जुटते थे, अधिवेशनों में इकट्ठा होते थे, कुछ प्रस्ताव पारित करते थे, फिर उनकी डिमांड्स रखते थे, दोहराते रहते थे, उनको दबाव बनाने की कोशिश करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के भीतर रह करके। लेकिन तिलक जी महाराज ने एक मास ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की शुरुआत की। बेशक उनका जो कैनवास था वो मराठा पॉलिटिक्स का ज्यादा था। बाद में इसी चेतना को और आगे बढ़ाने का काम गांधी ने किया और उन्होंने उसे एक नेशनल कैनवास पे ये जनाधारवादी राजनीति को जिस तरह से खड़ा किया, तो उसके साथ पूरा राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन आगे चल करके बन जाता है। तिलक जी महाराज ने बड़े ओजपूर्ण या शूरतापूर्ण राष्ट्रवाद की नव चेतना का संदेश दिया, या उस प्रकार की लोक चेतना के वो प्रवर्तक, चिंतक और राजनीतिज्ञ थे। गणपति उत्सव उन्होंने शुरू किया, जिसकी आज भी बड़ी महिमा है महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी कमोबेश। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को उन्होंने लोक उत्सव बनाया, लोक जीवन में उसे उतारा।
देशभक्त की चेतना का और राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष की भावना का, उसके माध्यम से उन्होंने लोक जीवन में संचार करने का काम किया। उनका जो अखबार था केसरी, जिसके द्वारा 40 साल तक, करीब 4 दशकों तक उन्होंने लोक जीवन में प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय का संदेश घर घर पहुंचाने का काम किया था। ये महाराष्ट्र में तिलक की वाणी, तिलक का वचन पत्थर की लीक होता था। जनमानस पर उनका अपार प्रभाव था। उनके वाक्य जनता के लिए सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, कानून होते थे। इसलिए तिलक जहां राष्ट्रीय क्षितिज पर शक्ति के प्रतीक, महानायक की तरह उभरते हैं, वहीं अपने युग के में स्वराज्य की चेतना के सबसे बड़े संवाहक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने कई बार, गांधी युग में तो लोग खूब जेल जाते रहते थे, उससे पहले कम देखा जाता है, लेकिन तिलक ने 3 बार कठोर कारावास की यातनाएं झेली। 1882 में कोल्हापुर मानहानि केस में वो जेल गए। 1897-98 में राजद्रोह के मुकदमे में उनको सजा हुई और उन्होंने जेल जीवन बिताया। और सबसे ज्यादा 1908 से 1914 तक 6 साल का समय उन्होंने राजद्रोह के मुकदमे में जो सजा हुई वो मांडले जेल में काटा था, जहां आप सब जिक्र कर रहे थे गीता रहस्य का। वो गीता रहस्य की रचना उसी मांडले जेल में ही रह करके उन्होंने की थी। कांग्रेस के भीतर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तिलक ने इस तरह से एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म का भाव जागृत और प्रमोदित किया। एक अतिवादी राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रवेश कराया उन्होंने कांग्रेस में। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जैसा मैंने कहा, जिसके साथ साथ जनसाधारण से जोड़ा और इन भावनाओं को आम जनता के बीच ले गए, जिसे विस्तारित करने का काम आगे चल करके गांधी ने किया। 1918 में तिलक कांग्रेस प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया था। बीच में कांग्रेस से अलग भी हुए थे वो, क्योंकि वो जो टकराव था नरम दल और गरम दल का, वो नरम दल और गरम दल के उस टकराव में जो 20वीं शताब्दी जब शुरू होती है, तो जो वातावरण देश में था, और खास करके बंगाल के विभाजन के बाद जिस प्रकार का वातावरण बना, बेशक उस पर विवेकानंद के चिंतन का भी इंपैक्ट था। 1903 में संभवतः उनका अंतकाल हुआ था। तो वो जो एक उग्र राष्ट्रीय चेतना का वातावरण 1905 में बना था, उसमें कांग्रेस के भीतर वो टकराव बहुत ज्यादा शार्पर हो गया, तेज हो गया। 1905 में बनारस कांग्रेस हुई, लगता था कि टूट जाए ये कांग्रेस बनारस में, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी घर का मुखिया होता है तो टूटन बचा लेता है। और बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसा बड़ा आदमी अध्यक्षता कर रहा था बनारस में। मतभेद था, लेकिन बनारस कांग्रेस एक लैंडमार्क भी बनी कि उससे पहले जहां रिफॉर्मेशन के, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के कुछ प्रस्ताव कांग्रेस पारित किया करती थी, वहां पहली बार बनारस कांग्रेस में सेल्फ रूल डिमांड किया गया, कोई सुनिश्चित लक्ष्य स्थापित हुआ। सेल्फ रूल, स्वदेशी राजनीतिक प्रस्ताव में आया। इसके बावजूद डिफरेंसेस थे, और बनारस में राजघाट पर वो अधिवेशन हो रहा था। दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पर बहस पूरी होकर के मतदान होना था, और रात को कहते हैं कि तिलक जी महाराज के कैंप में गोपाल कृष्ण गोखले पहुंचे, और
गोखले जी महाराज ने अपनी पगड़ी उतारी, दोनों पूना के थे, दोनों महामानव थे। गोखले जी महाराज ने अपनी पगड़ी उतारी और तिलक जी महाराज के पांव पर रख दिया। भरभरा गए, भावुक हो गए तिलक जी महाराज। और दूसरे दिन वो अधिवेशन के पंडाल में तब पहुंचे जब राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो जाने की तालियां बज रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट टला बनारस में। 1906 की कलकत्ता कांग्रेस में भी टला, क्योंकि वहां दूसरा बड़ा आदमी प्रेसिडेंट था, दादा भाई नेहरू जी। लेकिन 1907 की सूरत कांग्रेस में यह कॉन्फ्लिक्ट टल नहीं पाया और कांग्रेस टूट जाती है। और उसमें जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये लोग अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। वो विशुद्ध फिर उदारवादियों की संस्था बन करके रह जाती है। तिलक जी महाराज भी अलग हो जाते हैं। वो तिलक जी महाराज लौटते हैं बाद में फिर कांग्रेस में 1915 में। लेकिन जब लौटे तो ये महज संयोग था कि उससे चंद महीने पहले गोपाल कृष्ण गोखले का तिरोधान हो चुका था। 1915 में ही गांधी के लौटने के बाद अफ्रीका से, गांधी 9 जनवरी को लौटे थे और शायद मार्च के एंड में गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत हुआ था। फिर 1916 की लखनऊ कांग्रेस में भी तिलक जी शरीक थे। 1920 तक वो जीवित रहे। 1920 में आज के ये दिन उनका देहांत हुआ था। तो इस तरह से और कांग्रेस में रहते हुए ही उनका तिरोधान हुआ था। इस तरह से तिलक जी महाराज को हम कह सकते हैं कि वो भारतीय राष्ट्रवाद के महत्तम निर्माताओं में थे। 1996-97 में ही उन्होंने स्वराज्य की बात की और जब ज्यादातर लोग देश में या तो चुप थे, मौन थे या विदेशी शासन की प्रशंसा में मशगूल थे, उस समय ऐसे दौर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय होतव्यता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उस भूमिका में तिलक ने बेहद कष्ट सहे, यातनाएं भी सही, जेल यात्राएं की। तिलक केवल एक आंदोलनकारी महानायक नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ वो एक चिंतक थे, एक राजबर्मज्ञ भी थे, जिसने एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव का चिंतन प्रस्तुत करने का काम किया। तिलक एक एग्रेसिव नेशनलिज्म के प्रवक्ता थे, एक आक्रामक राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे, उसके चिंतनकार थे और उस चिंतन के नेतृत्वकर्ता भी, और एक बहुत असरदार नेतृत्वकर्ता उस चिंतन के थे। जन भावनाओं को उत्तेजित करने में तिलक पारंगत ही नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसमें उनको महारत हासिल था। बिल्कुल आवेश शून्य ढंग से सामान्य भाषा में वो अपनी बातें रखते थे और बिजली की तरह महाराष्ट्र में आम लोगों पर उसका असर दिखाई देता था। तिलक के व्यक्तित्व में एक जबरदस्त वैयक्तिक आकर्षण उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था। साथ ही तिलक एक और अगाध पांडित्य के धनी थे। गीता पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं, लेकिन गीता रहस्य का अपना अलग महात्म्य है। और तो जहां वो एक अगाध पांडित्य के धनी थे, वहीं दूसरी ओर गंभीरता और ओज की प्रतिमूर्ति बाल गंगाधर तिलक को कहा जा सकता है। तिलक ने इस देश को खुला संदेश देने का काम किया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो नैसर्गिक अधिकार है हमारा। तिलक और गांधी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दो ऐसी विभूतियां थीं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में ही लोग पूजने लग गए थे, जिन्हें पूजा जाता था लोकमानस में। वो मराठी के बड़े
ओजस्वी लेखक थे और बड़े प्रखर पत्रकार थे। निबंध भी लिखे उन्होंने, ग्रंथ भी लिखे उन्होंने। और मांडले जेल में ही, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने गीता रहस्य जैसा लोकप्रिय ग्रंथ लिखा। वो एक सनातनी हिंदू थे जिसे अपने धर्म पर गर्व था और धर्म को वो राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण नियामक तत्व मानते थे। तिलक और आगरकर दोनों ने मिल करके महाराष्ट्र में एक नए किस्म के शैक्षिक आंदोलन की भी नींव रखने का काम किया था, क्योंकि इनका विश्वास राष्ट्रीय शिक्षा में था, जहां राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित शिक्षा का काम हो। ये शुरुआत पहले हो चुकी थी। दयानंद सरस्वती और उनका डीएवी मूवमेंट पूरा, या गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाएं बनी और आगे चल करके ये काम और बड़े पैमाने पर हुआ जब गांधी ने विद्यापीठ खोले। हमारा काशी विद्यापीठ भी उसी में था, जो असहयोग आंदोलन के गर्भ से उपजा। गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, राजेंद्र बाबू कुलाधिपति थे, वहां बंद हो गया वो। दिल्ली का जामिया अलीगढ़ से शुरू हुआ, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुआ जामिया। तो एक उस राष्ट्रीय शिक्षा की चेतना को भी तिलक एक बड़ा माध्यम बनाने के पक्षधर थे और वो मानते थे कि ये शिक्षा बड़ा टूल है नेशनल कॉन्शियसनेस को बूस्ट करने में। इसलिए वो चाहते थे कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, जिससे आम आदमी को सुलभ हो सके। वो आदर्शों से अनुप्राणित होना चाहिए और वो चाहते थे कि शिक्षा का व्यापक लोक प्रसार होना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी और विद्यार्थियों को वो चाहते थे कि वो स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो, और स्वदेशी में शामिल होंगे तो बाइकॉट में भी शामिल होंगे, तो उनके लिए शिक्षा संस्थाओं, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता महसूस करते थे। और राजनीतिक उत्कर्ष की या राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा के भी महत्व को स्वीकार करते थे, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, इस तरह की जो नैसर्गिक अधिकारों की अवधारणाएं थी, लोकतांत्रिक और संसदीय चेतना और उसकी संप्रभुता के भाव थे, ये सब जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो मूल्य आ रहे थे, इनके महत्व को वो नकारते नहीं थे, इनके महत्व को भी वो स्वीकार करते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में एक द्वंद्व की चर्चा मैंने आपसे की। वो द्वंद्व लगातार राष्ट्रीय आंदोलन में, खास करके गांधी के पहले तक तो विशेष रूप से वो द्वंद्व कायम था। और वो द्वंद्व ये था कि पहले समाज सुधार या पहले राजनीतिक सुधार। तिलक राजनीतिक सुधार की प्राथमिकता के पक्षधर थे, लेकिन वो समाज सुधार के खिलाफ भी नहीं थे। तिलक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को एक साथ मिलाने, गड्ढ-मड्ढ करने के जरूर खिलाफ थे। वो मानते थे कि राजनीतिक सुधार तो हमारी अविकल आवश्यकता है, तत्काल, क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज्य। लेकिन समाज सुधार शनै शनै आगे बढ़ता है, धीरे धीरे होता है, तात्कालिक, और इसलिए समाज सुधार को लेकर के किसी तात्कालिक और अविकल क्रांति के विरुद्ध थे वो, जिसका आग्रह सुधारवादियों का होता था कि हम तमाम बुराइयों में जकड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकलना जरूरी है। वो मानते थे कि समाज सुधार धीरे धीरे एक गतिशील अवयवी की तरह अपनी जगह बनाता है और इसके जो टूल्स होंगे उसमें शिक्षा और राष्ट्रीय नवजागरण, इन दोनों का उपयोग करने के वो पक्षधर थे। तिलक ने कहा कि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से राजनीतिक सुधार के आंदोलनों में जुटा हुआ हूं।
इसलिए अन्य लोग उचित समझे तो वो समाज सुधार का काम अपने हाथ में ले सकते हैं। यही तिलक और गांधी में बुनियादी फर्क भी हमको दिखाई देता है, क्योंकि जहां इस तरह से तिलक ने एकांगी रूप में कहा कि हम राजनीतिक सुधार के पक्षधर है और पहले उसकी प्राथमिकता के, इसलिए मेरी पूरी शक्ति इस पे लगी हुई है, समाज सुधार का काम और लोग देखें। लेकिन गांधी ने राजनीतिक और सुधार और सामाजिक सुधार के दोनों आंदोलनों को साथ लेकर के चलने वाले कार्यक्रम हमेशा बनाए। वो दोनों को साथ साथ लेकर के चलते थे, ये एक फर्क दिखाई देता है। और गांधी के साथ दोनों का द्वंद्व एक तरह से खत्म हो जाता है और समाज सुधार के प्रति तिलक का इस प्रकार का जो एक निगेटिव अप्रोच कहा जाए, जिसे कहा कुछ इतिहासकारों ने, एक निषेधात्मक जो अप्रोच था, इस रुख के कारण बहुत सारे इतिहासकारों ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा, अतिवादी माना और बहुतों ने तो उन्हें प्रतिक्रियावादी भी कहा। पर तिलक सांस्कृतिक अविच्छिन्नता के साथ राजनीतिक प्रगति के पक्षधर थे। वो एक कल्चरल कंटिन्यूटी के साथ राजनीतिक भविष्य को संवारने के पक्षधर थे और उनका मानना था कि एक भिन्न सभ्यता के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनसे हम सामाजिक कानून का निर्माण कराएं, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट के माध्यम से किसी ऐसे रिफॉर्मेशन के वो खिलाफ थे और यहीं पर जो उनके सहयोगी थे आगरकर, उनसे भी उनका मतभेद उभर करके सामने आता है। तिलक ने समाज सुधार की बहुत सारी पहल ऐसी थी जिनका समर्थन भी किया, बाल विवाह का समर्थन किया कि बाल विवाह विरोधी जो आंदोलन था उसके वो खिलाफ नहीं थे। विवाह की आयु बढ़ाने की कोशिशों का भी उन्होंने समर्थन किया और विधवा विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया। तिलक छुआछूत या अस्पृश्यता के भी खिलाफ थे और गणपत उत्सव को एक ऐसे स्वरूप में उन्होंने विकसित किया जो एक लोक उत्सव बन गया, जिसमें इस प्रकार के विभेद के लिए कोई गुंजाइश न उनके समय में थी न आज आपको दिखाई देती है। ये उन्हीं की स्थापित परंपरा है गणपत उत्सव के। तिलक ने साफ कहा कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता का हिमायती है तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मानने के लिए तैयार नहीं, मैं ऐसे ईश्वर के खिलाफ हूं अगर वो छुआछूत का समर्थन करता है। तिलक की मुख्य समस्या थी देश की राजनीतिक मुक्ति और उन्होंने अपनी पूरी ताकत उसमें लगाया। तिलक के चिंतन में एक समन्वय हमको दिखाई देता है वेदांती भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय मनीषा के मूल्यों का और आधुनिक यूरोप के जो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी विचार थे, उन दोनों का समन्वय हमको तिलक में दिखाई देता है। एक वेदांती होने के नाते तिलक की स्पष्ट धारणा थी कि एक अभेद है ईश्वर और व्यक्ति में। व्यक्ति की सत्ता अभिन्न है ईश्वर की सत्ता से और व्यक्ति ईश्वर का अंशी है। और जब ईश्वर की सत्ता कोई पराधीन सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता एक स्वतंत्र सत्ता है, तो उसका अंशी परतंत्र कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरह से वेदांत दर्शन के आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के चिंतन को डिराइव करने की कोशिश की और इस तरह स्वतंत्रता की दार्शनिकता को वेदांत के आधार पर स्थापित करने की कोशिश की और यह कहा कि यह स्वतंत्रता एक ईश्वरीय गुण है। उनका विमत था
कि विदेशी साम्राज्य राष्ट्र की आत्मा का हनन कर रहा है। इस तरह उनके राष्ट्रवाद पर भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन परंपरा का जहां स्पष्ट प्रभाव था, वहीं पाश्चात्य राष्ट्रीय स्वातंत्र और आत्मनिर्णय के अधिकारों की जो चेतना पश्चिम से आ रही थी, उसका भी प्रभाव उनके ऊपर था। इसलिए तिलक के राष्ट्रवाद में जहां एक तरफ आत्मा की स्वतंत्रता का वेदांती दर्शन है, वहीं उसके साथ साथ वर्क, मिल्क और आदि की स्वतंत्रता की अवधारणाओं का भी समावेश है। उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, स्वतंत्रता की जगह स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ये शिवाजी द्वारा प्रयुक्त हुआ था ये शब्द महाराष्ट्र में, लेकिन स्वराज्य शब्द मूलतः वैदिक शब्द है। स्वराज्य का मतलब है स्वकेंद्रित, आत्मकेंद्रित और स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर जीवन, इसे उन्होंने स्वराज्य कहा। और उसका सीधा उसका राजनीतिक अर्थ निश्चित रूप से आरंभिक दौर में जो तिलक का था, उसमें उसका राजनीतिक अर्थ माना जा सकता है कि पूर्ण स्वतंत्रता था। लेकिन बाद में मांडले जेल से छूटने के बाद जो तिलक थे, फिर कांग्रेस में वापस आते हैं, थोड़ा डेविएशन दिखाई देता है जब वो होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट का था उसका हिस्सा बनते हैं। तो होम रूल से आशय तो स्वशासन से ही लगाया जाना चाहिए, जो 1905 का बनारस कांग्रेस का प्रस्ताव था, और वो होम रूल मूवमेंट से, होम रूल लीग से जुड़ गए थे। इस तरह से तिलक का राष्ट्रवाद एक पुनरुत्थान वाली चेतना पर आधारित राष्ट्रवाद था। वेद, वेदांत और गीता के संदेश से स्वराज्य की चेतना खड़ा करने का काम उन्होंने किया, और उनका विश्वास था कि पुरातन की नींव पर ही सच्चा राष्ट्रवाद खड़ा हो सकता है। हम अपनी आस्थाएं अंग्रेजियत के साँचे में नहीं ढाल सकते। अब इसलिए राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तरह का प्रत्यय है। वो मनोगत तत्वों के साथ साथ वस्तुगत तत्वों का भी महत्व अपने राष्ट्रवाद के चिंतन में स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रतीक प्रयोगों की भारतीय राजनीति में शुरुआत की, जिसका महत्व आगे गांधी के साथ और बढ़ता है और आज भी बना हुआ है। प्रतीक प्रयोग और गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव इसी प्रकार के प्रतीक प्रयोग थे। तिलक मानते हैं कि राष्ट्र कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ये एक मनोगत भाव है, जो मनोगत भावों की के साझेपन का, उसकी एकता का प्रतीक है। वो केवल पश्चिमी उदारवाद के सहारे नहीं, जनता के संवेगों और जनता की भावनाओं के साथ आकार ले सकता है। इसलिए शिवाजी ने एक तरह से जो मराठा गौरव के प्रतीक थे उनका प्रयोग किया। वो मानते थे कि ऐसा करके, क्योंकि शिवाजी की ग्लोरी को उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर सीधी लांछना आई मुस्लिम विरोध की। लेकिन वो मानते थे कि ऐसा करके वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, क्योंकि उनका मतलब कहना था कि मेरा आशय केवल और केवल शिवाजी की कार्यप्रणाली से है, उनकी काम करने की नीति, उनकी रणनीति से केवल लेना देना है मैं। और शिवाजी जब 17वीं शताब्दी में लड़ रहे थे तो मुस्लिम शासक थे यहां, उनकी सत्ता के अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे थे। तब मुस्लिम सत्ता में थे यहां, लेकिन आज भारत का मुसलमान न सत्ता में है न वो अन्याय कर रहा है। इसलिए
वो जो कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार के मुस्लिम विरोध का भाव नहीं है। इस तरह से तिलक एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे जिन्हें इतिहासकारों ने हिंदू राष्ट्रवादी भी कहा, और तिलक पर मुस्लिम विरोध की लांछनाएं भी इतिहासकारों ने उछाली हैं। लेकिन अगर वो सचमुच में अपने अंतर्मन से मुस्लिम विरोधी होते तो 1916 की लखनऊ कांग्रेस में कांग्रेस लीग समझौते का समर्थन तो नहीं करते, जहां वो सेपरेट इलेक्टोरेट को, जिसको 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बाद से लगातार कांग्रेस, जो उदारवादियों की कांग्रेस थी, वो मुखर विरोध करती चली आ रही थी। लेकिन 1914 के बाद जो विश्व युद्ध की परिस्थितियां थी उसमें सारे देश में एक व्यापक एकता कायम करने के उद्देश्य से उस सेपरेट इलेक्टोरेट की थ्योरी को 1916 के लखनऊ कांग्रेस के कांग्रेस लीग समझौते में स्वीकार किया जा रहा था, और वहां तो तिलक जी महाराज भी उपस्थित थे और उनका समर्थन भी था। मौलाना शौकत अली और मौलाना हसरत मोहानी जैसे लोग उनके अच्छे निजी मित्र और प्रशंसक थे। इसके बावजूद इसमें कोई संशय नहीं कि तिलक भारतीय इतिहास में एक अति राष्ट्रवादी थे, और तिलक ने जो चेतना खड़ी की राष्ट्रवाद की, और उनकी जो कार्य पद्धति, कार्यशैली थी, उसके जो आग्रह थे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म, ये जो भाव था, ये सब कुछ और उनके कार्यक्रम भी गांधी ज्यों का त्यों अपनाते हैं। गांधी का अपना वैशिष्ट था इतिहास में। तिलक के बाद आप कह सकते हैं कि लोक जीवन में वो सबसे बड़े महानायक थे, लोकनायक थे। और जैसा मैंने कहा कि तिलक ने जनाधारवादी राजनीति को एक नेशनल, जो मराठा ज्योग्राफी तक सीमित था, उसे गांधी ने एक नेशनल कैनवास देने का काम किया जब असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। लेकिन गांधी में गजब की एक समन्वयी गतिशीलता थी। समन्वय शब्द प्रयोग मैंने जरूर कर दिया, लेकिन मैं बहुत हिमायती नहीं हूं समन्वय शब्द का। मैं गांधी के उस स्वरूप के लिए हमेशा संगम शब्द का प्रयोग करता हूं। संगम, सबसे बड़ा दृश्य जो है संगम, वो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। त्रिवेणी में अब सरस्वती तो नहीं दिखाई देती वहां, लेकिन गंगा और यमुना का दृश्य संगम है। मेले में जाइएगा तो जहां पुलिस वाला कहेगा वहीं डुबकी लगानी पड़ेगी। लेकिन सामान्य दिनों में जब आदमी संगम पर होली डिप के लिए जाता है तो वो एक कोशिश होती है, उसकी एक नाव लेता है और नाव लेके वहां जाता है जहां गंगा और यमुना की दोनों धाराएं यूं आपस में टकराती। वहां नाव पर खड़े होके देखने पर दिखाई देता है कि 1-2 किलोमीटर तक ये बाईं तरफ गंगा का पानी, ये दाहिनी तरफ यमुना का पानी जा रहा है, क्योंकि दोनों का रंग अलग अलग होता है। लेकिन अगर वही संगम में एकाकार हुआ पानी, गंगा जल जब काशी पहुंचता है और वहां से भर के मैं किसी विश्वविद्यालय के विज्ञान फैकल्टी की किसी लेबोरेटरी को दूं कि इसमें आप गंगा जल और यमुना जल अलग कर दीजिए, तो यह असंभव काम है। गांधी कुछ उसी तरह से गोखले और तिलक का नरम दल और गरम दल का उदारवाद और जो अतिवाद की दोनों राष्ट्रवादी चेतना की धाराएं थीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उदारवादी या राष्ट्रवाद या आर्थिक राष्ट्रवाद की सभी चिंतन धाराओं का एक संगम बन जाते हैं आगे चल करके। उनमें गोखले भी हैं, तिलक भी हैं। गोखले को तो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, लेकिन वो सिंथेसिस का भाव शुरू से गांधी में था। गांधी कहते थे कि जब मैं तीनों जो बड़ी विभूतियां महाराष्ट्र की थी, कि जब मैं फिरोज शाह मेहता को देखता हूं तो मुझे हिमालय जैसे ऊंचे दिखाई देते हैं, बड़ा कठिन होता है हिमालय चढ़ना। और जब मैं
तिलक जी महाराज को देखता हूं तो मुझे समुद्र जैसी गहराई उनके में दिखाई देती है। डूबने का खतरा होता है बहुत गहराई में तो। लेकिन गोखले जी महाराज को देखता हूं तो मुझे वो एक अविकल प्रवाहमान गंगा जैसे दिखाई देते हैं जिसमें तैरना आसान है। तो वो एक समन्वय का भाव उनके में था। वो क्या ब्यूटी थी। उन्होंने जो सत्याग्रह के कार्यक्रम शुरू किए आगे चल करके, उस सत्याग्रह में किसी भी प्रकार से कोई कानून नहीं टूटता। कोई जो उदारवादियों का आग्रह था संविधानवादी रीति नीति का, सत्याग्रह में उसका 100% पालन होता है, अनुपालन होता है। लेकिन सत्याग्रह में जो तिलक का आग्रह था डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, तो डायरेक्ट एक्शन की इतना प्रबल स्वरूप सत्याग्रह में था जो बम और बारूद में संभव ही नहीं है। वो सीधी कार्रवाई भी थी और संविधानवादी रीति नीति भी था वो सत्याग्रह। वो तिलक की नैतिक राजनीति, आध्यात्मिक चेतना, ये सब अपना लेते हैं गोखले जी महाराज की। और दूसरी तरफ तिलक की सीधी कार्रवाई के आग्रह के साथ उनके सभी जो कार्यक्रम थे, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम हो या बाइकआउट का कार्यक्रम हो या स्वदेशी का कार्यक्रम हो, इन सब को भी गांधी अपनाते हैं। वो संघर्षात्मक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रम साथ साथ असहयोग आंदोलन में लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से तिलक जी, और जो तिलक की जनाधारवादी राजनीति थी, उसे मैंने कहा कि उसे राष्ट्रीय फलक प्रदान करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक का ये जो समूचा है भारत है, इसके सुदूर गांव गिराव, खेत खलिहान का आदमी, घुटने तक धोती पहनने वाला आम आदमी पहली बार हिंदुस्तान के 5000 साल के इतिहास में उस असहयोग आंदोलन में किसी साझी राजनीतिक चेतना के वशीभूत होकर के, किसी साझे राजनीतिक आह्वान पर, किसी साझे राजनीतिक लक्ष्य को सामने रख करके अपने पांव पर, एक दलित और पराभूत राष्ट्र का आम आदमी अपने पांव पर खड़ा होता है और बढ़ चलता है। स्वतंत्रता की महादेवी को आवाहित करके उसके गले में वरमाला डालने की संघर्ष भरी यात्रा पर, ये इतिहास की पहली घटना थी। और इसके पीछे की जो पूरी पृष्ठभूमि है, इस राजनीतिक लोक चेतना से अनुप्राणित राष्ट्रीय भाव की, राष्ट्रीयता और के भाव और उसके आंदोलन की ये पूरी पृष्ठभूमि रचने वाला कोई महामानव था तो उसका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। बेशक गांधी में दोनों के उत्तमांश का समन्वय था, लेकिन तिलक का भी भरपूर इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है। ये पता नहीं क्यों ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि वही तिलक जब गांधी असहयोग का कार्यक्रम 30 मई 1920 को पहली बार कांग्रेस के सामने बनारस में मालवीय जी महाराज का से जुड़ा जो कैंपस था हिंदू स्कूल का, उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखते हैं, तो वहां बहुमत से फैसला होता है और सितंबर में उसके अनुमोदन के लिए कलकत्ता कांग्रेस बुलाई जाती है। ये तय होता है वहां, लेकिन उससे पहले तिलक का तिरोधान हो चुका था। मालवीय जी महाराज और तिलक जी महाराज, लालाजी भी, ये सब लोग गांधी के उस प्रस्ताव के उस समय खिलाफ थे। उस समय होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए थे तिलक जी महाराज। लेकिन इस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना, एक शूरत्वपूर्ण और एक ओजपूर्ण राष्ट्रवाद की चेतना के अग्रणी संवाहक थे। वो स्वराज्य के अग्रणी संदेशवाहक थे। उन्होंने देश में सबसे पहले स्वराज्य को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार बताते हुए, क्योंकि वो व्यक्ति ईश्वर का अंशी है वेदांती अद्वैतवाद की अवधारणा के आधार पर, और ईश्वर स्वतंत्र है तो व्यक्ति परतंत्र रह ही नहीं सकता, ये उसका नैसर्गिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। उस स्वराज्य की चेतना का सबसे अग्रणी अलख उन्होंने भारत में जगाया और ये कहा कि स्वराज्य भारतवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बार फिर उस महामानव को, उस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, उनकी पुण्य तिथि की शताब्दी के दिन आज उन्हें सादर नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने आज बाल गंगाधर तिलक के जीवन, उन व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पे प्रकाश डाला। आपने सुधारवादी चेतना, उदारवादी राष्ट्रवाद, राजनैतिक सुधार, तिलक के राजनैतिक सुधार पे जो उनकी जो विचारधारा थी, और स्वराज्य के लोक चेतना, वेदांत दर्शन के आधार पे उन्होंने स्वतंत्रता की बात की, आदि विषयों पे प्रकाश डाला। यह तो सत्य है कि राणा जी की आवाज नहीं आ रही है शायद। हेलो। आ रही है पहले भी मिस कर रही थी आवाज, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम। राणा सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। राणा सर, राणा सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम उनकी लगती है अपनी। जी हाँ, वैसे तो अनम्यूट ही है उनका, दिख रहा है, लेकिन वो सब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तब अगर असुविधा है तो फिर मुझे लगता है कि वाइस चांसलर महोदय हाँ 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 हाँ, इसके बाद अपनी बात को अध्यक्षीय भाषण के तौर पर रखें। हेलो राणा जी। हेलो राणा सर। राणा सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, आवाज। तो उन्होंने भारत के हर वर्ग को, हर आयु वर्ग को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। इसके लिए मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। हमारे कुलपति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने भारतीय शिक्षा जगत के हर आयाम को पुष्ट और संपुष्ट करने का कार्य किया है और आगे भी निरंतरता बनी हुई है। माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय, आप सुन पा रहे हैं? अरुण जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? नेट की प्रॉब्लम में लग रही है सर। जी सर। हाँ सर नहीं जुड़े हैं क्या? सर जुड़े हुए थे, अभी जस्ट लगता है कि कनेक्शन की प्रॉब्लम कुछ आ गई है। 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं कॉल करता हूँ सर को। हाँ 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 अरुण जी हैं। हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं श्रीकांत बाबू। अच्छा हाँ हाँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ इस बीच में, हाँ हाँ, अगर इस बीच में अगर कोई किन्हीं की जिज्ञासा हो तो मुझे लगता है प्रोफेसर सतीश कुमार जी से कोई अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। कुछ अगर जानना चाहें उनके बारे में, कुछ बात करना चाहें तो इस समय का इस्तेमाल हम ये लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही उचित बात है। जी अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो। राणा सर। हाँ 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 अरुण जी।
सर उसमें दो तीन प्रश्न हैं, किसी ने हाँ। पूछा है, तब तक सर से पूछ लिया जाए। हाँ हाँ जी। एक्चुअली मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्रश्न नहीं है अभी मेरे पास। कुमार जी जी, दो व्यक्ति कोई प्रश्न पूछे हैं सर, उसको पूछ लिया जाए तब तक, जब तक सर जुटते हैं। अच्छा हाँ हाँ। हम क्या है प्रश्न, ये तो बता। ये अरुण जी, अगर प्रश्न में देर हो तो मैं सर से एक जिज्ञासा रख दूं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रोफेसर सतीश कुमार सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरी पृष्ठभूमि को रखा सामने, और स्वतंत्रता इतिहास का, उसमें तिलक जी का किस तरह से इमरजेंस होता है, फिर गांधी के साथ उनके रिश्ते। तो सर, तो पहले मैं सर को बहुत हार्दिक बधाई दूं कि बहुत बढ़िया व्याख्यान इन्होंने दिया और हम लोगों को इनलाइटेंड किया। और सर, मैं बिहार से उनका जो है ना, तिलक महाराज जी का बिहार स्टेट से कोई रिश्ता मैं जोड़ना चाहता हूँ, उसकी उनकी बात सुनना चाहता हूँ, या लोगों को सुनवाना चाहता हूँ कि सुभाष, ये आपका खुदीराम बोस ने जो सूरज को मारने की चेष्टा की थी, प्रफुल्ल चाकी भी थे, और ये यही कारण, इस तरह से इस घटना को उनके साथ थोड़ा सा अगर इस पर कोई प्रकाश डाल सकें तो। अब मुझे कोई बिहार से सीधे संबंधों की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो पूरे देश पर था, और बिहार उससे अछूता तो था नहीं। और खास करके जो क्रांतिकारी आंदोलन की धाराएं थी, वो सभी धाराएं उसकी तिलक से बहुत गहरे प्रभावित थी। क्रांतिकारी आंदोलन के 3 मेजर स्कूल्स थे। एक तो बंगाल का स्कूल था, जिनके ऊपर विपिन चंद्र पाल का बड़ा इम्पैक्ट था, और दूसरा पंजाब का स्कूल था, जहां लाला लाजपत राय का बहुत इम्पैक्ट था, और तीसरा स्कूल मराठा स्कूल था, वहां बेशक तिलक जी महाराज का बहुत इम्पैक्ट था। तो जो क्रांतिकारी चेतना की धाराएं थीं, यद्यपि उसमें बाद में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आते हैं जिन पर कार्ल मार्क्स का भी गहरा प्रभाव था, समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव था, भगत सिंह वगैरह उसी में शुमार है। लेकिन सभी क्रांतिकारी भारत माता को एक देवी के रूप में पूजने का जो भाव उनके बीच था, तो उसमें निश्चित रूप से तिलक के जो विचार मैंने आपसे निवेदन किए, इनका इम्पैक्ट सभी स्कूल्स के ऊपर था। यह अलग बात है कि एक अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सुसंगठित आंदोलन का स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन की धाराएं नहीं ले सकी। 2 बार उसकी कोशिशें हुई, क्योंकि एक बड़ा ब्रिज जो खास करके तीनों में, लेकिन विशेष रूप से पंजाब और बंगाल के स्कूल में बड़ा ब्रिज का काम, बनारस का जो मूवमेंट था, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो करते थे। और यहाँ रास बिहारी बोस ने आखिरी जो 4 साल थे, लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर जब 12 में बम फेंका था, और जब बीच में ही मुखबिरी होने से बनारस षड्यंत्र केस चला, और मेरठ षड्यंत्र केस, वो पूरा विप्लव जो था, वो विद्रोह, वो पूर्ण नहीं हो पाया, मुकाम तक नहीं पहुंच पाया अपने, और रास बिहारी बोस पलायित हुए जापान, फिर जीवन वहीं बीता उनका, जापान फिर तो लौटे नहीं, आजाद हिंद फौज उन्होंने वहां बनाई, जिसे बाद में नेताजी ने टेकअप किया। लेकिन वो जो 4 साल का बीच का समय था, वो बनारस से बिताया था उन्होंने, और जोड़ने का काम किया था इन सभी चेतनाओं को। और यहाँ सबसे बड़ा चेला उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल को पैदा किया था, जो भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी 1925 में एक राष्ट्रीय संगठन बनाने की, और बाद में फिर जब काकोरी केस के बाद सब लोग जेल गए तो फिर बिखर गया। फिर एक कोशिश भगत सिंह ने की, लेकिन उनके तिरोधान के बाद, उनकी शहादत के बाद, फिर वो चंद्रशेखर आजाद ही सर्वप्रमुख व्यक्ति थे। तो एक बहुत सुसंगठित, राष्ट्रीय स्तर पर सुसंगठित स्वरूप नहीं ले पाया, लेकिन बड़ी प्रभावपूर्ण
धाराएं क्रांतिकारी आंदोलन की भी थी, स्वतंत्रता के आंदोलन में, और उन धाराओं पर जिन 3 विभूतियों का इम्पैक्ट था उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक निश्चय ही सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, या बंगाल पे बिपिन चंद्र पाल का, और फिर पंजाब का जो स्कूल था वहाँ बाल गंगाधर, वहाँ लाला लाजपत राय जी का। तो इस तरह से इम्पैक्ट तो उनका क्रांतिकारी आंदोलनों पे स्पष्ट था, लेकिन मुझे बहुत जानकारी नहीं बिहार से कोई सक्रिय उनके कनेक्शन का। जी हाँ, असल में सर इसमें मैं ये जो बात कहना चाहता था सर, हाँ सर, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही, पूरी बात ने को कह दिया। मैं ये खुदीराम बोस ने जो ये जज को मारने की चेष्टा की थी, प्रफुल्ल चाकी भी थे, उन्होंने आत्महत्या कर मुजफ्फरपुर का, इस मुजफ्फरपुर कांड का, उस घटना की खबर केसरी में इन्होंने छपी थी और तिलक जी ने समर्थन किया था। नहीं तो वो इसी की पृष्ठभूमि में मांडले जेल गए थे। तो मैंने कहा कि वो केवल वो इम्पैक्ट महाराष्ट्र तक ही नहीं था, और समर्थन का भाव केवल महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों तक थोड़ा ही था, वो तो उनकी दृष्टि तो राष्ट्रीय थी, और वो एक अग्रणी घटना थी क्रांतिकारी आंदोलन की। खुदीराम बोस ने जो बम फेंका था। जी जी सर एक और सर, मेरी जिज्ञासा है, क्या अवसर है प्रश्न पूछने का कुछ? अगर हाँ प्रसाद जी, हेलो जी, अगर सर एक सवाल मेरा सर छोटा सा और है सर, अगर आप, मुझे लगता है उसके लिए सर आप बहुत ही मौजूद एक तरह से विद्वान है मेरे उस सवाल के लिए। मेरे मन में जिज्ञासा है कि सर मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक स्टेटमेंट हम लोग के यहाँ आता है अक्सर कि शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार थे, ये सभी को ज्ञात है। और शेक्सपियर ठीक पहले एक मार्लो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, वो भी उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बनाकर रखी थी जिस पर शेक्सपियर का एक तरह से साहित्यकार के रूप चमकते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या अगर हम कहा जाता है नो मार्लो नो शेक्सपियर, अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते, क्या इस तरह की बात मैं यहाँ कर सकता हूँ कि तिलक न होते तो गांधी भी ना होते? तो इसका जवाब तो दे ही चुका हूँ मैं आपको कि तिलक के तो सभी कार्यक्रमों को और उनकी राजनीतिक शैली को भी उन्होंने अपनाया, लेकिन गांधी में एक सिंथेसिस का भाव था, वो उनके में गोखले भी समाये हुए थे और उनके में तिलक भी समाये हुए थे। दोनों, मैंने आपसे निवेदन किया कि दोनों धाराओं के उत्तमांश का संगम गांधी के साथ होता है, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य धारा का बड़ा प्रवाह, वो अकेली धारा नहीं कही जा सकती, और भी धाराएं क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा हुई, तो एक मुख्य धारा का प्रवाह फूटता है जो गांधी के नेतृत्व में निर्णायक मुकाम तक स्वतंत्रता के पहुंचता है। तो उसमें तिलक का तो भरपूर इम्पैक्ट था, क्योंकि सारे कार्यक्रम तो तिलक जी महाराज के उन्होंने अपनाए, स्वदेशी का, बाइकॉट का, डायरेक्ट एक्शन का, और गोखले की कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी का भी। सत्याग्रह एक ऐसी प्रभावशाली शैली के रूप में सामने आया जिसकी भारत में शुरुआत बिहार से होती है। बिहार, क्योंकि जब 2-3 मिनट ले लूं, जब आपने इधर छेड़ दिया, गांधी जब लौटे 1915 में 9 जनवरी की तारीख थी, और मैंने निवेदन किया था कि कुछ ही महीने बाद गोखले का देहांत हो गया, उन्हें अफ्रीका भी लिवा गए थे वो। तो उन्होंने गुरु से पूछा था, गोखले से, कि मैं क्या करूं, आ तो गया हिंदुस्तान। तो उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं क्या करोगे, घूमो हिंदुस्तान को, अपने आप समझ में आएगा क्या करो। और गांधी घूमने लगते हैं। एडनबरो ने जो फिल्म बनाई थी उसमें दिखाया है ये डायलॉग भी, और गांधी को घूमते हुए भी दिखाया है रेलगाड़ी से। रेल तो बिछाई दी थी अंग्रेजों ने अपने बाजार के स्वार्थ में, लेकिन कोई तीर्थ यात्रा करने की मनाही तो थी नहीं हिंदुस्तानियों को। तो वो जो घटना दिखाया उसे काल्पनिक है, वो सही घटना नहीं है। वो दिखाता है कि एक जगह रेल खड़ी हो जाती है और सिग्नल नहीं है शायद, फिर देर तक रेल खड़ी रहती है, नीचे एक पुल है, पुल के नीचे एक नदी बह रही होती है। तो गांधी मुंह हाथ धोने के लिए नदी की तलहटी में उतर जाते हैं,
एक पत्थर पर बैठ के मुंह हाथ धोते हैं तो देखते क्या है कि बहाव की तरफ दूसरे पत्थर पे एक युवती बैठी है जिसने एक तरफ से एक ही धोती से अपने बदन को ढकने की कोशिश की हुई है और दूसरी तरफ से पत्थर पे उसी धोती को कचार रही है। उसका अधरंगा सस्वरूप एक धोती में जीने की व्यथा घूर करके देखते हैं। गांधी वो सकुचाती है, वो भावुक होकर अपना गरखा उतारते हैं, बहा देते हैं, उसके पास पहुंचता है तो झपट के ओढ़ लेती है। ये हमने आपसे कहा कि काल्पनिक घटना उसने दिखाई है, ये सच नहीं है और ये आधा सच भी नहीं है, आधे से भी कम सच है। पूरा सच दिखाने की हिम्मत शायद उस अंग्रेज के पास नहीं थी, जैसे बड़ी अच्छी फिल्म उसने गांधी पे बनाई थी। पूरा सच नारायण भाई देसाई जो महादेव देसाई के सुपुत्र थे, वो अपने जीवन के अंतिम 1-1.5 दशक में गांधी कथा सुनाते थे। तो उन्होंने वो अपने गांधी कथा में वो सुनाते थे। उड़ीसा में कटक के पास कोई गांव, वहां गांधी का काफिला रुका हुआ था। गांधी जहां रुकते थे वहां सभा भी करते थे, शाम को 4 बजे सभा होनी थी। कस्तूरबा भी साथ थी। वो गांव में लोगों से मिलने जुलने निकल गई और मिलते जुलते गांव के दूसरे छोर तक चली गई। लेकिन जब लौटने लगी तो उन्होंने देखा पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, कुंडे चढ़े हैं, ताले लटक रहे हैं। तो उनको लगा कि लोग सभा का समय होने वाला है, लगता उधर चले गए। फिर एक घर में कुंडा लटका हुआ था, उन्होंने कुंडा खटखटाया, बार बार खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग भीतर बैठी हो, आप बात भी कर रही थी, आवाज आ रही थी, मैं कब से खटखटा रही हूँ, कोई निकलता क्यों नहीं। बहुत आग्रह के बाद तो पट थोड़ा सा खुला, एक युवती उसमें से झांकी। मां ने पूछा कि आपको पता नहीं आपके गांव में गांधी आए हुए? तो बोली नहीं पता तो है। फिर आपको ये नहीं पता कि उनकी सभा होने जा रही है? बोले नहीं ये भी पता है। फिर आपका जाने का मन नहीं हुआ क्या? नहीं मन तो था। फिर कहा कि फिर गई क्यों नहीं? तो कहा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो हमारी मजबूरी है। बहुत आग्रह किया तो उसने बताया। उसने कहा वाह हम घर में 3 हैं, मैं हूं, मेरी सास है, मेरी ननद है और हम 3 के बीच घर में पहनने के लिए केवल एक धोती है, इसलिए हमारे में घर से बाहर एक बार में केवल एक ही जाया करता है और हम तीनों में कौन बापू की सभा में जाए कौन न जाए, इस उधेड़ बुन में हम तीनों नहीं गए। ये वाकया रात को बापू को बताती। वो एडनबरो ने उस घटना के बाद गांधी का रूपांतरण दिखाया था और गांधी हिंदुस्तान घूमने लगते हैं। तो उसी घूमने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी 1916 में बसंत पंचमी पर के साथ जो त्रिदिवसीय उत्सव था, आखिरी दिन बड़ा क्रांतिकारी भाषण हुआ था। सब राजे महाराजे गवर्नर सब वॉकआउट कर गए थे, केवल महाराज दरभंगा प्रेसाइड करते रहे और मालवीय जी महाराज बैठे रहे, तालियां बजती रही, गांधी का भाषण पूरा हुआ। तो वो गांधी को जिन लोगों ने काशी में देखा था, उस गांधी का हैट उतर गया था, सूट उतर गया था, बूट उतर गया था, टाई उतर गई थी। गांधी लंबा कुर्ता, धोती, लंबा झोला और डंडा वाले गांधी थे। वो गांधी इस घटना के बाद और रूपांतरित होते हैं। दूसरे दिन जब रात को बा ये घटना बापू को बताती है तो पूरी रात सो नहीं पाते। सवेरे उनका पट नहीं खुल रहा था, देर हो रही थी, काफिला तैयार था आगे जाने के लिए, लोग परेशान, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ, निकल नहीं रहे। और जब निकले तो और बोले कि चलो, तो लोग देख के दंग। उनके हाथ में एक डंडा था और उनके शरीर पर घुटने तक एक धोती थी और इसके बाद ताजिंदगी उस महात्मा ने इससे ज्यादा कपड़ा केवल इसलिए नहीं पहना कि जिस मुल्क में एक कपड़े में 3-3 लोग जीने के लिए मजबूर हो, उसमें रह करके इससे ज्यादा कपड़ा पहनने का मुझे कोई नैतिक अख्तियार नहीं है। ये जो रूपांतरण गांधी का था, ये केवल गांधी का रूपांतरण नहीं था, ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी और भारत की पूरी राजनीति का एक रूपांतरण था। जैसे जैसे गांधी ने हिंदुस्तान को घूमा, वैसे वैसे हिंदुस्तान के आम जनजीवन के साथ अपने को स्थापित करते चले गए और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग के शुरुआत के साथ राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया। ये इम्पैक्ट किसका था? ये जनाधार वाली राजनीति, जनाभिमुख राजनीति, आम जनजीवन
से जुड़ी और उसको प्रभावित करने वाली राजनीति, ये इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा किसी का था तो ये बाल गंगाधर तिलक का इम्पैक्ट था, जिन्होंने इस तरह की राजनीति की, ऐसे प्रतीक प्रयोग जो लोक चेतना का जागरण करे, राजनीतिक लोक चेतना को उत्तेजित और प्रमोदित करें, ये प्रयोग तो भारतीय राजनीति में तिलक ने शुरू किए थे। उसी का तो विस्तारीकरण हमें गांधी में दिखाई देता है। तो गांधी पे तो भरपूर इम्पैक्ट है तिलक का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये प्रोफेसर प्रसाद कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रसाद सर। जी जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ पूछें आप। सुनिए। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़े ही सूचनात्मक एक प्रस्तुति के लिए। बाल गंगाधर तिलक के विषय में हम लोग बहुत कम जानते थे। आपने विस्तार से उनके जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डाला। मेरी एक जिज्ञासा ये है कि एक वो समय था जब ये स्वराज्य की बात थी और वो तत्काल वही आवश्यक था और उसके लिए जिद्दोजहद हुई, स्वराज्य हमको मिल गया। लेकिन उसके साथ ही उससे बहुत मिलता जुलता एक शब्द है सुराज। तब स्वराज्य की बात होती थी, स्वराज्य पर चिंतन होता था, आज सुराज की बात हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या उस समय भी हमारे जो पुरोधा थे, राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्तित्व थे, उनके मन में कभी ये भी, उनके विचारधारा में, उनके मस्तिष्क में कभी ये भी बात आई कि स्वराज्य पहले ले लें, उसके बाद ये भी एक चिंता का विषय होगा कि यहाँ पर सुराज कैसे स्थापित हो? क्योंकि हिंदुस्तान उस समय भी बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में बैठा हुआ था, सबकी अपनी विचारधाराएं थी, नियम थे, कानून थे। तो एक उनके बीच एक सुराज स्थापित करने की चिंता क्या उस समय भी थी नेताओं के मन में? निश्चित रूप से थी, सभी के मन में थी। और पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की जो वैचारिकी और दार्शनिकता को आप देखें तो उसमें उसकी सशक्त अभिव्यक्ति आपको दिखाई देती है। गांधी अगर राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य स्वराज्य की उनकी सोच के अलावा और क्या था? स्वराज की ही सोच थी वो। गांधी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ को अधूरी मानते हैं और वो आर्थिक और सामाजिक मुक्ति की बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक मुक्ति का और एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक मुक्ति के द्वंद्व की भी चर्चा मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन में की। अम्बेडकर साहब कभी जेल नहीं गए, लेकिन सामाजिक मुक्ति की चेतना के बड़े पुरोधा थे। बड़ा संघर्ष था उनके जीवन का। राजनीतिक मुक्ति की चेतना उनकी प्राथमिकता न हो, सामाजिक मुक्ति की चेतना उनकी प्राथमिकता हो, जिसने भेदभाव, अस्पृश्यता तक की इतनी विकट त्रासदी सही थी, उसके लिए स्वाभाविक था, लाजिमी था। गांधी दोनों चेतनाओं को साथ लेके चले, लेकिन राजनीतिक मुक्ति की चेतना उनकी प्राथमिकता थी। तो इन सब में कहीं न कहीं सुराज हो, बेहतर राज कैसे हो, इसका चिंतन तो अंतर्निहित था ही। कांग्रेस के जितने प्रस्ताव आते हैं, जिससे कुछ बुनियादी दार्शनिक मूल्य सामने आते हैं, जो ट्रांसलेट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में, जब हमारी स्वतंत्रता का संहिताकरण करके दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का पौधा भारत की सरजमी पर रोपा जाता है, तो उस सब में भी चाहे वो राष्ट्रवाद हो, सबसे बुनियादी मूल्य है लोकतंत्रवाद, या उसका एक सेकुलर ताना बाना, उसके लिए पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, वो अलग डिबेट का विषय है। जो शब्द आपको अच्छा लगे वो आप प्रयोग करिए, लेकिन उसका सीधा कोई अर्थ है तो वो अर्थ है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की अवधारणा में विश्वास। अगर वो विश्वास है तो व्यक्ति सेकुलर है। और फिर चौथा, 1927 से 1937 के बीच एक डेमोक्रेटिक रोड टू सोशलिज्म की बात होती है। एक समाजवादी, एक समता मूलक समाज के लक्ष्य को लेकर के एक समाजवादी या समाजवादी रुझान वाली या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का चिंतन लोकतंत्र के रास्ते से होकर के, किसी वर्ग संघर्ष के रास्ते से नहीं, लोकतांत्रिक पथिका से होकर उस उद्देश्य तक पहुंचने का सपना था। तो ये सारी बातें
इसी बात को सिद्ध करती हैं कि हर आदमी मतमतांतर थे, लेकिन मतमतांतरों के बीच हर आदमी कहीं न कहीं स्वराज्य या स्वतंत्रता के साथ सुराज के बारे में भी सोचता था। और शब्द स्वराज को लेके भी कई तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वशासन शब्द भी आया, उसकी चर्चा मैंने आपसे की। लेकिन जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है वो उसमें डिफरेंसेस भले हों, लेकिन राष्ट्र निर्माण के इतिहास की धारा में डिफरेंसेस, बड़े लोगों में डिफरेंसेस होंगे, एक लोकतांत्रिक समाज में डिफरेंसेस होंगे, लाजमी है, वो शोभा है। लेकिन डिफरेंसेस ही हमेशा विरासत नहीं होते हैं। डिफरेंसेस के बीच एक सिंथेसिस बनती है इतिहास में, वो सिंथेसिस से नेशन बिल्डअप होता है और आगे चल करके पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वतंत्रता शब्द आता है। जब 1905 में स्वशासन शब्द आया था कांग्रेस के प्रस्ताव में, बनारस कांग्रेस में, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट बनी, साइमन कमीशन का जब बाइकॉट का फैसला हुआ, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी कि हम तो बताएं कि हमारा संविधान कैसा होगा। वो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जब 1927 की कलकत्ता कांग्रेस में सबमिट हुई, 1928 की, तो वहां लगता था कि ये निरस्त हो जाएगी, मतदान होगा 31 तारीख को, आखिरी दिन अधिवेशन के, दिसंबर में आखिरी 28 से 31 तक अधिवेशन होता था पहले। तो वहां सवेरे हमारे शहर में पंडित कमलापति जी थे, वो कहते थे कि कैंप से हम लोगों की कन्वेंसिंग चल रही थी रात भर। वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थे। मतभेद कहां था? मतभेद था कि उसमें पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर सुझाया गया था, देश की शासन व्यवस्था जिसका उद्देश्य स्वराज की सोच था, वो कैसी हो, ये उसी सेल्फ रूल के ढांचे में जो तब तक ऑफिशियल मोटो था कांग्रेस का। लेकिन अब जो नई जनरेशन की लीडरशिप आ रही थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रमुख थे, ये लोग अब पूर्ण स्वतंत्रता के नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं थे। ये डिफरेंस था। और वहां सवेरे पहले 31 तारीख को गांधी का भाषण हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लीजिए, एक शर्त के साथ कि सरकार 1 साल में इसे लागू कर दे तो ठीक, नहीं तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए स्वतंत्र होंगे। वो 1 साल का अल्टीमेटम 1929 के लाहौर कांग्रेस में पूरा होता है और रात 12 बजे के बाद पूरा होता, जब घड़ी की सुई 1 जनवरी की तारीख बताती। इसलिए वो अधिवेशन चलता रहा रावी के तट पर बैठ करके। 12 बजे रात के बाद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, वहां पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित होता है। तो शब्दावलियां बहुत सारी आती हैं नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में, और परिकल्पनाएं किस तरह से बेहतर समाज बने, बेहतर राजनीतिक समाज बने, जिसका मंतव्य वही है कि वो अच्छा राज्य कैसे हो, सुराज कैसे हो। तो ये सारा चिंतन और भरा पड़ा है राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, और उसके जो नेतृत्व करता रहे हैं, हमारे महानायक सब रहे हैं, उनके अपने चिंतन में। आगे और कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं फिर कुलपति महोदय को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपका व्याख्यान जितना सारगर्भित था, प्रश्नों का समाधान भी उतना ही सारगर्भित था। आपने बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे नए आयामों को उद्घाटित किया है। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय कुलपति महोदय। लोकमान्य, मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, आ रही है। आ रही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के देहावसान के, उनकी पुण्यतिथि के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1 अगस्त 1920 को उनका महाप्रयाण हुआ था, और इस भारतीय इतिहास के और भारतीय इतिहास की संस्कृति और स्वातंत्र संघर्ष के वो एक ऐसे अद्भुत पुरोधा थे, जिनके बारे में
आदरणीय प्रोफेसर सतीश जी ने सारगर्भित और रोचक ढंग से बहुत सारी बातें की। उनके बहुत सारे पक्षों को आपने स्पर्श किया और उनकी व्याख्या की। गांधी जी, तिलक महाराज, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अन्य जो क्रांतिकारी हमारे संग्राम योद्धा थे, उन सब के बारे में इतना कुछ कह करके और आपने गांधी के साथ उनको जोड़ा और गांधी जी को जिस प्रकार से सुंदर अभिव्यक्ति दी कि पूरी सिंथेसिस थे गांधी। अभी हमारे मित्र प्रोफेसर रामनक्षत्र प्रसाद जी जो प्रश्न कर रहे थे, तो मैं कुछ उन्हीं सूत्रों को लेकर के अपनी बात कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब ने जिस प्रकार से वहाँ उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी कि स्वराज की बात तो आई थी, सुराज की बात कब आई और कैसे आई और की भी गई कि नहीं गई, तो मेरा उसमें ये मानना है, मेरी जो समझ है कि अंग्रेजों ने 190 वर्ष तक अपना आधिपत्य रखा यहाँ पर। 1757 की प्लासी की लड़ाई से उन्होंने अपनी विजय पताका विजय अभियान आरंभ किया था और 1947 में आकर के राजनीतिक रूप से वो छा गए और 1947 में हमें आज़ादी मिली। उस 190 वर्ष की अवधि में अगर सब कुछ ठीक ठाक ही रहा होता, अगर अत्याचार नहीं हुए होते, अगर वह सुराज रहा होता, तो हमारे स्वतंत्र वीरों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्या थी। 1885 में यो ह्यूम को खड़ा किया गया और डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जहाँ पर कि हम लोग इतने कमजोर थे, या चेतना तो पहली बार अव्यक्त हुई थी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में, लेकिन हम लोग बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए क्योंकि उतने संगठित नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी जो जिस प्रकार से बात चलती रही और 1885 में आकर के कांग्रेस की स्थापना होती है और एक नरम दल, हालांकि नरम दल और गरम दल का नाम तो बाद में आया है, लेकिन एक अनुनय विनय और प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने आकाओं के पास आवेदन करना, भारतीय जीवन पद्धति में शासन में क्या दुर्बलताएं हैं, किन किन सुधारों की अपेक्षाएं हैं, इस प्रकार की बातों को लेकर के हमारे क्रांतिकारी नेता लोग आगे बढ़े। और लेकिन चल करके जब लोकमान्य तिलक का पदार्पण होता है, हम लोग जानते हैं उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था और टोटल उनका जो जीवन काल 64 वर्ष का रहा। उस 64 वर्ष के जीवन में उन्होंने जो कुछ कर दिया, उसकी एक ऐसी अमिट छाप हमें आज भी दिखाई पड़ती है कि उन्होंने, हालांकि मराठी भाषा में उनका था कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिलवारणच, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, मैं इसको लेकर रहूंगा, इस तरह की बात जो कही थी। तो स्वतंत्रता हमने परतंत्रता के विष को चखा था। पृथ्वीराज चौहान के बाद पूरा जो तुर्क अफगान जो शासन रहा, मुगल शासन रहा, और उसके बीच में हमारी जीवन पद्धति ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी लोक जीवन ने जिन गुलामी को सहा, बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से अपनी क्रूर रचनाएं रची, क्रूर कृत्य किए, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो या फिर 1834-35 में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बात हो, जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो एक हीन भावना ग्रसित की गई और क्लर्कों को पैदा किए, काले क्लर्कों को पैदा करने की जो एक मैकॉलियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने एक सूत्रपात किया, उसका परिणाम या दुष्परिणाम हम लोग देखते रहे। और तिलक महाराज ने, जब वो हमारे एक
पूरे भारतीय इतिहास के पटल पर आते हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से शिवाजी महोत्सव या गणेश महोत्सव का आरंभ किया, वो एक प्रतीक था कि उसके माध्यम से, क्योंकि भारतीय जीवन धर्म प्राण जीवन है, हमारी जो संस्कृति धर्म प्राण संस्कृति है, धाराएं बहुत सारी हैं, चाहे वेदांतिक धाराएं हों या 6 जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है उनकी बात हो, बाद में बौद्ध जैन हो, और भी सिखिज्म हो, और तरह तरह के अन्य, सबका नाम लेना संभव नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वो धर्म प्राण समाज है। धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है हमारे जीवन पद्धति पर, हमारी सोच पर। तो इसलिए तिलक महाराज ने गणेश उत्सव की बात की, जो आज एक, भले ही वो उस समय में महाराष्ट्र में उसको आरंभ किया गया हो, लेकिन अब तो उसका हम व्यापक स्वरूप देखते हैं पूरे भारतवर्ष में, और अन्य देशों में भी जहाँ पर अक्सर सनातनी लोग हैं वो उसको मनाते हैं, और एक बहुत बड़ा राष्ट्रीयता का प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। शिवाजी को और महाराणा प्रताप को जिस प्रकार से हमारे उपनिवेशवादी जो अंग्रेज इतिहासकार थे और चिंतक थे, उन्होंने तो खैर इसको एक गलत ढंग से प्रस्तुत किया ही किया। बाद में जब उपनिवेशवादिता की मानसिकता के शिकार हमारे जो तथाकथित प्रगतिशील इतिहासकार लोग थे, उन्होंने किसी को पहाड़ी चूहा कहा, तो किसी को एक रीजनल इसको सरदार कह करके बरकलाने की और बर्खास्त करने की कोशिश की। तो उस बैकड्रॉप में हम देखते हैं कि तिलक महाराज का क्या योगदान था। शिवाजी को केवल एक पहाड़ी चूहा न करके वो हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, इस बात को उन्होंने, इस गौरव को पुनर्स्थापित किया। तो इस प्रकार से इन प्रतीकों को लेकर के, उन चीज़ों को, उन उदाहरणों को लेकर के वे आगे बढ़ते हैं, और जो अनुनय विनयवादी जो कांग्रेस की धारा थी उससे असंतुष्ट होकर के उनका बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, B.O. चिदम्बरम पिल्लई इत्यादि कई ऐसे जो क्रांतिकारी नेता थे, इन सब के साथ उनकी समझ बनती है, और वे उग्र राष्ट्रवाद के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उग्र राष्ट्रवाद तो और बाद में चल करके आया है, लेकिन एक गरम दल के रूप में और डायरेक्ट एक्शन कि नहीं, हमें अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, और उसको हम लेकर रहेंगे, हम कोई भीख नहीं मांगेंगे। तो इस प्रकार से जिस चेतना को उन्होंने प्रस्फुटित किया, जिस चेतना को पहले फैलाया और उसको प्रस्फुटित किया, उसको पल्लवित होने दिया, वह एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना थी। और बाद में चलकर जब उनको मांडले जेल देश निकाला, यहाँ से दिया गया, और यांगोन के म्यांमार के मांडले स्थित राजमहल में मुझे सौभाग्य मिला है उस जगह को देखने का, जहाँ पर कि 1871 में हमारे जो बुद्धिस्ट स्टडीज के और इतिहास के हमारे मित्र लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए कि 1871 में 6th बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ हुई थी, जो थेरवाद परंपरा के अनुसार। उसी के पास मांडले का राजा का महल था, जहाँ पर कि तिलक महाराज को कैद करके रखा गया था। कोई जंजीरों में नहीं जकड़ा गया था, लेकिन वहाँ पर आइसोलेशन ही एक तरह से था। बर्मा, वहाँ के राजा को मुंबई निर्वासन हुआ और तिलक महाराज को वहाँ का निर्वासन हुआ था। उस टाइम में तिलक महाराज ने, कि वो बहुत बड़े विद्वान भी थे और वो चाहते थे, शिक्षक भी थे, वकील थे, बहुत बड़े चिंतक थे, इसलिए उन्होंने मांगा था कि उनको कुछ किताबें दी जाएं पढ़ने के लिए, जो कि उनको नहीं बैन थी एक तरह से, कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई ऐसी किताबें न दी जाए ताकि उनका और विचार को प्रस्तुत करके और उसका और दुष्परिणाम जो देखने को मिले, उनका प्रभाव दूसरों पर मिले, इसलिए उनको किताबें तो नहीं दी गई। लेकिन फिर गीता वगैरह की बात आई और उन्होंने गीता रहस्य लिखा। हम लोग सब जानते हैं कि गीता एक ऐसी अद्भुत पुस्तक है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को
पता नहीं कितने दर्शन के कितने पक्षों को छूते हुए उपदेश दिया है, और उसका एक जिस्ट जो निकल के आता है निष्काम कर्म योग। ये थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन कुछ लो स्मरण में नहीं कर पा रहा हूँ, 2-4 बातें कहूंगा 2-3 मिनट, क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदा युत्सव हमाम का पांडवाश्रेव किम कुरुत संजय, कि धृतराष्ट्र जब पूछते हैं संजय से कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने वहां क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो इस तरह से जो गीता का आरंभ होता है और अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र रख देता है कि नहीं, मैं अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने सगे संबंधियों को मार करके मैं कोई विजय नहीं चाहता हूँ, यही जब सब यही लोग मर जाएंगे तो मैं उस राज्य को लेकर क्या करूंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण उनको बहुत तरह से उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि तुम हो क्या, यह तुम्हारा जो है एक तरह से घमंड है या मिथ्या अभिमान है कि तुम समझते हो कि ये तुम्हारे हैं, ये उसके हैं, या युद्ध केवल न्याय और अन्याय का है, धर्म और अधर्म का है। इस प्रकार से तुम ये मत समझो कि युद्ध करके तुम जीतोगे, इसको तो मरने वाला भी मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, तुम हो क्या, तुम तो एक केवल निमित्त हो। इस तरह की बात आती है। तो इसलिए बिना कामना के कर्म करो, तुम केवल निमित्त हो। तो इस भाव को लेकर के गीता रहस्य जैसी अद्भुत रचना के प्रणेता लोकमान्य तिलक उभर के आते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने और भी कई सारे लिखे, कुछ किताबें जैसे आर्यों की समस्या के ऊपर भी लिखा, हालांकि अब तो आर्यन हिस्ट्री का मिथ जो है वो रिजॉल्व हो गया है, और आर्यन रेस की बात बिल्कुल रिडेंडेंट हो गई है कि देयर वाज नथिंग लाइक आर्यन रेस। और हमें उन्होंने लिखा था कि वो आर्कटिक रीजन से आर्य लोग आए थे, तो उस समय का इतना रिसर्च नहीं हो पाया था, तो रिसर्च सारा हो गया, सारे फैक्ट्स सामने आ गए हैं। उनकी किताब द ओरिजिन, द आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य, हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, तिलक पंचांग पद्धति, श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य को लिखे गए उनके कई सारे पत्रों का जो संकलन है, ये सब देखने को मिलता है। सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकमान्य बाल तिलक, जिसको बाद में संपादित किया गया है। तो बहुत सारी किताबें जो उन्होंने लिखी और उनके ऊपर भी आई हैं, तो वो सब हमारे सामने हैं। बहुत अधिक बातें कहने का समय नहीं है, क्योंकि सारी बातों का प्रस्तुतिकरण और प्रोफेसर सतीश जी के मुखारविंद से हो चुका है, और हम लोग बहुत ही उनकी सरसता से और विद्वत्ता से दोनों से प्रभावित हुए हैं। और आपके यहाँ से तो काशी विद्यापीठ से तो मेरा बहुत पुराना संबंध है, और अभी आपके प्रोफेसर टी.एन. सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं, एक दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और हम लोग एक गोष्ठी में थे। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जो जननायक बलिया में विश्वविद्यालय में जननायक शेखर बलिया में थे वाइस चांसलर साहब, उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया है। हमारे अग्रज थे प्रोफेसर मानवेंद्र किशोर दास, एजुकेशन में रिटायर हो गए वहाँ से। प्रोफेसर दिवंगत प्रोफेसर परमानंद सिंह जी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज काफी दिन तक चलाते रहे। तो आपके यहाँ से आना जाना होता रहा है, और दुर्भाग्य से आपसे कभी भेंट नहीं हो पाई थी। आज इस वेबिनार का जो टेक्निक है मॉडर्न, दूरी होते हुए भी जिसको सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उसमें इमोशनल नियरनेस की भी बात आ गई है, और पूरे विश्व से हम लोग इस आधुनिक टेक्निक के माध्यम से जुड़ गए हैं। यह जो जुड़ाव है, मैं तो कई बार अपने वक्तव्यों में कहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग की बात भले ही की गई हो, बट इमोशनल नियरनेस की बात हमें करनी चाहिए, और ये हम लोग का जुड़ा भी है। तो आज आपने इतने सुंदर ढंग से, मैं बल्कि आपके ISGS से भी आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं 94 से 95 से उसका लाइफ मेंबर हूँ, और इधर बहुत वर्षों से आना जाना नहीं हो पा रहा है। जब प्रोफेसर रामजीत सिंह जी थे, प्रोफेसर जनार्दन पांडे जी थे, और RG सिंह साहब थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी के, वो भी रहे बहुत दिन, इसके रहे हमारे
ISGS के जय नारायण शर्मा जी चंडीगढ़ में थे, और कई लोग सब। तो इस माध्यम से भी जुड़ा रहा हूँ। गांधी जी को भी पढ़ने का और समझने का थोड़ा मौका मिला। आज आपके सानिध्य से और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। हमारी संस्था तो मूलतः ये प्राचीन विद्या से जुड़ी हुई है, और इसमें बुद्धिज्म है और फिलॉसफी है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी है। तो मूलतः हमारे विषय भाषा और संस्कृति और उसमें विशेष रूप से प्राचीन काल से ज्यादा संबंध रखती है। तो यह बिल्कुल सही है कि जो आधुनिक इतिहास पर हमारा वो नहीं है, विभाग भी नहीं है। अपनी व्यक्तिगत रुचि से लोग जुड़े हुए रहते हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो आपके जैसे ज्ञानी के माध्यम से हमें भी ज्ञान का लाभ हुआ, और आपने बहुत ना बहुमूल्य समय दिया, वो भी बहुत शॉर्ट रिक्वेस्ट पर। तो ये मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और हमारे महाविहार के सभी लोग, हमारे प्रोफेसर राजीव वर्मा जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और भी हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार हैं, ये जम्मू से जुड़े हुए हैं, और बहुत अन्य लोग विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं। और आपके वक्तव्य का खूब ही आनंद लिया हमने। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह बहुमूल्य समय हमें दिया, और भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें मिले, और उसमें हमें बहुत आनंद होगा। बल्कि अभी हम लोग जिस महामारी के समय से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं, और जहां तहां इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैं भी प्राचीन विद्या का ही विद्यार्थी हूँ, इसलिए जो प्राचीन शास्त्रों में हम लोग प्रलय की बात करते हैं, कभी पूर्ण प्रलय हुआ, महाराज मनु के टाइम में मत्स्यावतार भगवान को लेना पड़ा, तो कभी कभी खंड प्रलय भी होता है। और ये पता नहीं कि इस प्रलय को क्या कहें, कि विश्वव्यापी है, और इस विश्वव्यापी प्रलय में कि हम लोग जूझ रहे हैं, इसको हर कोई डरा हुआ है कहीं ना कहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि सोशल नियरनेस से हम और ज्यादा कहीं प्रभावित न हो जाएं। ऐसी ही विकट स्थिति आ गई है, जहां पर कि पता चलता है कि पिता का डेथ हो गया और बेटा जो है अग्नि मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं आ पा रहा है। तो कोई एक ऐसा हो गया, लाश को उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक बहुत ही विकट स्थिति है। हम इसमें कामना करते हैं, क्योंकि हम लोग तो भारतीय जीवन परंपरा और दर्शन और सांस्कृतिक परंपरा को पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, समझने वाले हैं। तो मेरी ये कामना है, सबों से अपील है कि हम लोग भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक दूसरे के कष्ट को अपना समझें, और भले ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, लेकिन आज लोकमान्य तिलक महाराज के जीवन से भी ये संदेश हम ले सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक पटल पर स्वराज्य की बात अवश्य की, लेकिन उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक जो स्तर पर भी पूरे देश को जागृत करने का एक जो अभूतपूर्व कार्य किए, उन सब के कारण से हम उनको, वो अमर हैं। भले ही शरीर तो मरण धर्मा है और शरीर से वो चले गए, लेकिन अपने सुकृत्यों से वे हमेशा के लिए भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में अमर हैं। और आज हम उनके महाप्रयाण के 100 वर्ष पूरे होने की अवसर पर के इस दिवस को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, और उनके योगदान को हम सब याद रखें, हम सब अपने जीवन में उतारें। इसकी कामना के साथ मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सबको देता हूं, और प्रोफेसर सतीश जी को बहुत बहुत विशेष रूप से प्रणाम। राणा जी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर। हाँ, आपको इस अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए साधुवाद प्रणाम। अब मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर श्रीकांत सिंह, डीन संकाय, नवनालंदा महाविहार।
पुनः सबों को एक बार मेरा नमस्कार। आज तिलक जी की पुण्यतिथि की 100वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई देते हुए आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सतीश कुमार जी को काफी साधुवाद देता हूं। इनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी ने भी आभार व्यक्त किया इनके प्रति, क्योंकि अल्प समय में इन्होंने वक्त निकाला और ये हम लोगों को तिलक जी पर काफी इनलाइटन किया। हमें ज्ञात है कि बाल गंगाधर तिलक यद्यपि कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अप्रतिम है, लेकिन आज की परिस्थितियों में गांधी जी के बाद लगता है उनकी भूमिका को पुनर्मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। अगर इनके व्याख्यान को सुने तो प्रोफेसर सतीश कुमार जी ने उनके जीवन के उनके कृतित्व को कर एक बहुत ही सुंदर और अनछुए पहलुओं पर इन्होंने टच किया और अनेक पक्षों को उद्घाटित किया। तब इसकी वजह से हम तिलक जी के बारे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर पाए और कई अवधारणागत संशोधन भी हम अपने आप में कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद आज इस वक्त निकालने के लिए और हम लोगों को इनलाइटन करने के लिए। और ये कार्यक्रम ये संभव न था अगर हमारे माननीय कुलपति महोदय ने इस दिवस को इस तरह से ऐतिहासिक बनाने की कोशिश न की होती। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरे संस्थान में मेरा संस्थान मुख्य रूप से प्राचीन विद्या अध्ययन और शोध को समर्पित है, फिर भी तिलक जी के योगदान को भारतवर्ष का कौन राष्ट्र प्रेमी की इसकी उपेक्षा कर सकता है। इन्होंने आज इस अवसर को एक ऐतिहासिक अवसर बना दिया महाविहार के लोगों के लिए और जिससे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए। और इसके लिए और मैं वाइस चांसलर महोदय के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने अपने व्याख्यान में भी कुछ अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की और बहुत सार्थक चर्चा उन्होंने की, उससे भी हम लाभान्वित हुए। खास करके उन्होंने गीता रहस्य की रचना की पृष्ठभूमि को लेकर जो बात की, मुझे लगता है कि तिलक जी महाराज उस मांडवीय जेल की उस 6 साल की सजा को काटने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को पढ़ने का, उस पर रचना करने का जो संकल्प लिया, उसके पीछे काफी बड़ा उद्देश्य था और वो था कर्म योग के ज्ञान को भी प्रचारित करना। और न केवल उनके लिए सौंदर्य सुखाए रहा, बल्कि संपूर्ण भारतीयों को उन्होंने प्रेरणा एक तरह से उस पुस्तक के माध्यम से दी कि विकट परिस्थितियों में जिस तरह से महाभारत में हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को की माया को तिरोहित करके एक मार्ग का प्रशस्त करते हैं, वही परिस्थितियां भारत में थी आजादी के समय। और उसी माध्यम से कर्म योग के माध्यम से और उन्होंने एक तरह से इस पुस्तक को स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। अगर इसके विस्तार से देखें तो इस बात पर मैं माननीय कुलपति को इस बात को प्रकाशित करने के लिए, उद्घाटित करने के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए राणा पुरुषोत्तम जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और अरुण जी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं पृष्ठभूमि में। अरुण जी, आपके प्रति आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर निहारिका नाथ जी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सारे मित्र जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारे महाविहार के शिक्षक वृंद और बाहर के कई विद्वान, जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया, सभी जुड़े हुए हैं, सभी इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। और मैं समझता हूँ कि आज आपके व्याख्यान के बाद तिलक जी की भूमिका को लेकर के हम लोग इनलाइटेंड हुए हैं और इस पर और शोध करेंगे और उनकी भूमिका को लेकर उजागर करेंगे। और मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में जो उनका जो प्रयास था, जो स्वराज की जो उनकी
उत्कंठा थी और जिस अभियान को उन्होंने चलाया था वो आज भी कहीं न कहीं अधूरापन उसमें दिखता है। और आत्मनिर्भर भारत हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, मुझे लगता है कि उसके पीछे पृष्ठभूमि में ये बातें हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर मुंबई में तिलक महाराज ने स्वदेशी स्टोर भी खोला था। तो मुझे लगता है कि वो परंपरा आज भी आगे बढ़ रही है और मुझे पीछे मुड़कर और उनसे और प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस सभा में उपस्थित होने के लिए, इस व्याख्यान में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सारे प्राध्यापक गण को, सभी लोगों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, वक्ता महोदय को खास करके, और एक बार हमारे वाइस चांसलर महोदय के लिए। एक मिनट में इंटरव्यू कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जैसे तिलक महाराज ने निष्काम कर्मयोग की बात कही, उसी तरह से हमारे निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर अरुण कुमार यादव ने मेरे आग्रह पर अपने को पृष्ठभूमि में रखते हुए कल से सारा अभी आयोजन का इनका रहा है, इसलिए विशेष रूप से मैं इनका आभारी हूँ कि अभी इन्होंने अपने को भी हाईलाइट नहीं किया। इसको इसी को कहते हैं निष्काम कर्मयोग। धन्यवाद सर, आशीर्वाद है आप लोगों का सर, धन्यवाद। दूसरा ये कि तिलक महाराज ने आर्यों की समस्या पर या भारतीय इतिहास और संस्कृति के ऊपर इतना लिखा, तो हम लोग आज इस बात का एक संकल्प लेते हैं कि तिलक महाराज ने हमारी जो संस्कृति के बारे में, विशेष अगर बुद्धिज्म के बारे में कुछ कहा हो, हम उस पर भी एक रिसर्च का टॉपिक रख सकते हैं, और तो वो एक और उसी माध्यम से हमारा कोई एक विद्यार्थी और कुछ नई बातों को लेकर आएगा, हम और कुछ रिसर्च कर पाएंगे। तो ये मुझे बीच में ऐड करना था, बहुत धन्यवाद। सर इनका जो है सर गीता रहस्य जो है तिलक जी का, जी सर तिलक महाराज का गीता रहस्य मेरे पास पुस्तक अभी साथ में है। उस पुस्तक में सर उन्होंने बुद्ध पर भी लिखा है, करीब 10 पृष्ठ उन्होंने लिखा है बुद्ध पर। चलिए इसे हमें किसी अपने विद्यार्थी को एक यही टॉपिक देख सकते हैं कि रिपीटेड टॉपिक न लेकर कुछ नई चीज लोग लिख करके आए और नया रिसर्च करें। जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। एक बार सबको धन्यवाद, पुनः धन्यवाद जी। इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। जी जी जी, सबको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं धन्यवाद, प्रणाम सर। कुलपति महोदय से आज्ञा चाहता हूं कि इस व्याख्यान के समापन की घोषणा करने की इजाजत चाहता हूं कुलपति महोदय से। हाँ, अब आज इस पुनीत अवसर पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए, जबकि धन्यवाद ज्ञापन हो चुका है, प्रोफेसर सतीश कुमार जी माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देते हुए इस व्याख्यान के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।